क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग 16 नवंबर का करंट अफेयर देख रहे हैं। दोनों ही भाषाओं हिंदी इंग्लिश में देखेंगे इसे और पढ़ेंगे पूरा एकदम आसान लैंग्वेज में। ठीक, आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये नंबर है हमारा जिस पे आप कॉल कर सकते हैं कोई अगर आपको क्वेरी हो तो। ठीक, स्टडी संबंधित आज के जो हमारे टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं, वो ये वाले हैं। देखिए, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का छठा पूर्ण सत्र समाप्त हो गया है। इसमें क्या चीज़ हुई है जी जिनपिंग से संबंधित, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, एक आदमी किस तरीके से पूरा जो है अपना वर्चस्व बना रहा है चाइना में, देखेंगे वहाँ पर। और भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 नए एकीकृत चेक पोस्ट यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है बनाए जा रहे हैं, सेटअप किए जा रहे हैं। ठीक, 5 नए और 2 और हो रहे हैं, टोटल 7 है। देखेंगे क्या चीज़ है। सीबीआई और ईडी की जांच एजेंसियों की निदेशक यानी कि डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस आ चुका है आपके प्रेसिडेंट जी के द्वारा। ठीक, क्या चीज़ है, कितना एक्सटेंड किया गया है, सारी चीज़ें देखेंगे। और कई सारे वैल्यू एडेड पॉइंट्स भी मैंने इसमें दिए हैं, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। ये वाली जो पीडीएफ है इसमें मैंने कई सारे जो मैंने ये डिजिटल फॉर्मेट में है वो तो है ही है, साथ ही साथ मैनुअली लिखा भी है। ये वाली पीडीएफ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक, ये कहाँ पर, त्रिपुरा में। ठीक, इसका क्या लाभ हुआ है, क्या चीज़ें चेंजेस की गई, सारी चीज़ें देखेंगे। कैसर ए हिंद जो है स्टेट बटरफ्लाई घोषित की गई है। कौन सा है वाला स्टेट, उसके बारे में भी देखेंगे। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, ठीक, ये आपका आसाम में है। आपका जो है कार्बी एंगलोंग और जो है एक जो ये दिमासा और ये सारे जो नॉर्थ चार जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल नंबर 6 के अंतर्गत, उनके बारे में भी देखेंगे क्या चीज़ें हैं, क्या हुआ है दिमासा नेशनल आर्मी से संबंधित। ठीक, और दिल्ली एनसीआर के रीजन में भैया जो वायु गुणवत्ता है वो बिगड़ती ही जा रही है आफ्टर दिवाली, लेकिन दिवाली इसका एकमात्र रीज़न नहीं है और क्या क्या रीज़न दिए गए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हम जानेंगे। स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता ग्लासगो समझौता संपन्न हो गया है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, भारत ने जो पहले इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड जो कंट्रीब्यूशन के लिए बात कही थी उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं, और देखना इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, इसके बारे में भी यहाँ पर पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु में जो है उसने डेवलप किया है ऑप्टाकॉप्टर। ये क्या चीज़ है, कोई हेलीकॉप्टर है, क्या चीज़ है, 8 पंखे हैं, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से संबंधित हमारा जो GS पेपर 3 से संबंधित जो आएगा यहाँ पे लास्ट टॉपिक आज का, वो है नेशन वाइड AHDF एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड जो है फिशरीज जो है KCC कैंपेन। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन अभियान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा GS पेपर 2 से इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया और चाइना की बात करें तो चाइना की जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है उसका भी छठा जो है प्लेनरी सेशन अभी कंप्लीट हुआ और उसमें एक बड़ा ही दुर्लभ रेजोल्यूशन जो है पास हुआ है। ठीक, दुर्लभ प्रस्ताव जो है पारित हुआ है छठे पूर्ण सत्र में। इस रेजोल्यूशन की वजह से क्या है कि जो जी जिनपिंग हैं, जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं चाइना के, वो 2 बार से तो ही हैं, 2 टर्म तो पूरे कर चुके हैं, अब ये इनका तीसरा टर्म भी हो जाएगा इस रेजोल्यूशन, इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद से। ठीक, और इसकी वजह से ऐसा जो अभूतपूर्व जो है तीसरे कार्यकाल की वजह से क्या होगा कि ये साल मतलब जब तक इनकी लाइफ है तब तक ये जो है अपना जो है प्रेसिडेंट बने रहेंगे चाइना के। तो मतलब देख रहे हो, मतलब एक तो वैसे भी चाइना में एक ही पार्टी है। ठीक, और उस पार्टी में भी एक ही व्यक्ति है जो कि पूरा जो है वर्चस्व अपना बना चुका है एक तरीके से। ठीक, ये खाली तीसरे लीडर होंगे चाइना के इतिहास में
जो कि जो है आफ्टर माओ जेदांग, जो आपके 1945 में 3 बार बने थे प्रेसिडेंट, और फिर देंग जियोपिंग 1981 में ही बने थे। उसके बाद जी जिनपिंग बनेंगे ऐसे थर्ड लीडर जिनको तीसरी बार प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा। ठीक, और फिर टिल लाइफ ये रहेंगे। और रेजोल्यूशन जो था पार्टी का, जिसको कहा गया है अचीवमेंट्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक, उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभवों पर प्रस्ताव को पारित किया गया है। 300 से ज्यादा करीब शीर्ष नेताओं के बीच में 4 दिवसीय बैठक हुई, बंद कमरे में बैठक हुई, मतलब कि बाहर कुछ पता नहीं क्या चला क्या हुआ, लेकिन ये पारित हो गया रेजोल्यूशन। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक, हिस्टोरिकल जो रेजोल्यूशन है, ये ऐतिहासिक जो प्रस्ताव है, ये जी जिनपिंग, देखिए शक्ल कितना भोला इंसान लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी जो है तेज तर्रार है। और चाइना में जहाँ पे बिल्कुल जो है एक तरफा हर चीज़ चलती है, वहाँ पर भी ये अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। अब ये पोटेंशियली रूल करेगा चाइना को फॉर लाइफ, इनकी लाइफ। ठीक है, और इनका जो राजनीतिक दर्शन है, फिलॉसफी है, वो है जी जिनपिंग थॉट। ठीक, जी जिनपिंग थॉट। ये अब जो इनका ये फिलॉसफी है, ये पूरे जो है इन्होंने एजुकेशन में अगर टेक्स्ट बुक हो, चाहे प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज तक, सब जगह इन्होंने बिछा दिया है बिल्कुल। तो मतलब इनकी ही जो है वहाँ पे तूती बोल रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें चाइना से संबंधित हमारी थी। तो आप अगर ऐसा देखते हैं तो आपको लगता है ना कि भारत में देखो कम से कम मल्टी पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोग जो है इस तरीके से चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, और जो है डेमोक्रेसी यानी जनता का लोकतंत्र है, जनता का रूल है, ये एक बड़ी बात है। ठीक, जिसको हम लोग हमारे पास है, इसलिए हम इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन देना चाहिए। ठीक, अगला हमारा जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 से, ये इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। अभी 5 नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होते हैं। चेक पोस्ट क्या होते हैं? ये बॉर्डर है, यहाँ पे चेक पोस्ट बनाया गया। अब जो भी ट्रेड हो रहा है गुड्स का, ठीक, बांग्लादेश से भारत में, भारत से बांग्लादेश में जा रहा है, उसमें जो है फैसिलिटेशन सुविधाजनक बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है, जो रोड के थ्रू जाएंगे, वो भी बेहतर होगी, और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पे से मतलब कोशिश की जाएगी यहीं से पास हों, और फिर सुरक्षा के दायरे में उसे लाया जा सके और सुरक्षा बढ़ाई जा सके। कुछ भी जो है उल्टी सीधी ऐसी चीज़ ना जाए या आए जो कि जो है एक दूसरे कंट्री के लिए लाभदायक मतलब हानिकारक हो। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हैं। 5 तो हमारे बनेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल आपका जो है बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो 5 तो आपके इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यहाँ बनेंगे। और वेस्ट बंगाल से में ही एक बनेगा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो कि नेपाल को कनेक्ट करेगा, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। और दूसरा वेस्ट बंगाल में ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनेगा जो कि भूटान से सटा होगा। ठीक, ये सारी जानकारी हमें लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। लैंड पोर्ट क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में कोई जो है पानी का रास्ता तो है नहीं, लैंड बॉर्डर है, तो वहाँ का जो पोर्ट है, मतलब जहाँ से सामान का ट्रेड हो, सामान का जो है आ रहा है, जा रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है। ठीक, और जो 7 ICPs हैं, जैसे मैंने आप लोग बताया, 5 इंडो बांग्लादेश और 2 नेपाल और भूटान में। ठीक, 5 बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे कौन कौन से हैं? आपका चंग्रबंध, ठीक, कूचबिहार में, फुलभरी जलपाईगुड़ी में, हिल्ली आपका साउथ दिनाजपुर में, और महादीपुर मालदा में, और गोजाडागा ये जो है 24 नॉर्थ परगना में बनाए जाएंगे या ले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नेपाल की बॉर्डर से, ठीक, पानी टंकी में बनाया जाएगा। आपका ये जगह का नाम है, डोंट थिंक ये सिंटेक्स जो ऊपर रखी रहती है वहाँ पे नहीं, तो पानी टंकी पे ये बनाया जाएगा जगह पर आपका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। और जलगांव जो कि अलीपुर द्वार में है, भूटान से सटा हुआ जो बॉर्डर है ये वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। ठीक, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ठीक, ये आपको देखिए ये मैपिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश के इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, ये देख रहे हैं पूरा। ठीक है, और जो है आपका ये भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया,
और ये वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए जो है यहाँ पे जगहों पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनेगा। अच्छा ठीक, यहाँ पे एक ट्रिक है, कल भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, यूपी के अंदर जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उससे संबंधित, ठीक, काजोल और वो जो चित्रांगना ने काजल लगाया वो तो याद हो गया ना। एक पेज बनाओ, उस पे सारी ट्रिक्स लिखते जाना। आज भी एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स काफ़ी पुरानी है, क्लीशे ट्रिक है, सबको पता है, एक यही चलती है क्योंकि ये सीक्वेंस भी है, ठीक। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये तो हमने बताया था, देखिए ऐसा नहीं है, ये सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में जो है घटते क्रम में बॉर्डर की लेंथ बताई जाती है भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे घटते क्रम में है। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में भारत सबसे ज्यादा लेंथ की बॉर्डर शेयर करती है, लैंड बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक। बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर आपका ये जो है म्यांमार, फिर भूटान और फिर आखिरी में अफगानिस्तान, ठीक। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। आप लोग से क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि बताइए कौन सा ऐसा कंट्री है जिससे सबसे ज्यादा भारत के राज्य टच करते हैं, मतलब ऐसा कौन सा कंट्री है जिससे कि जो है 2 भारतीय राज्य जो है टच करते हैं या फिर 3 करते हैं, तो कौन सा ऐसा जो है कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है भारत से जुड़ा हुआ, जहां से भारत के सबसे ज्यादा राज्य टच करते हैं, ठीक। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर से बताइए कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि लद्दाख बनने के बाद जो है कुछ चेंजेस हुए, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 से, ये पॉलिटियन गवर्नेंस से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो अध्यादेश होता है ऑर्डिनेंस, उससे संबंधित कई सारे मैं अभी तथ्य नीचे बताऊंगा, देखिए यहां लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अभी जो सीबीआई है, ठीक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस या फिर केंद्रीय ब्यूरो अन्वेषण जो आपका होता है ये आयोग, इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बताइए हिंदी में सीबीआई का। और जो दूसरा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक, ईडी, जो कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंतर्गत इसको जो है ये जो है एनफोर्स करता है। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। कहीं कहीं पूछा था ना कि भैया जो है अर्ध न्यायिक जो है निकाय कौन से होते हैं, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी एक आपका न्यायिक जो है निकाय है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको कि एनफोर्स करता है, उसकी धाराओं को जो है एनफोर्स करता है, ठीक। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है, जैसे कपड़े हम लोग लॉन्ड्री में बेचते हैं साफ होने के लिए, उसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि ब्लैक मनी को इस तरीके से दिखाना जो कि दिखे तो लगे कि ये वाइट मनी है, इसको लॉन्ड्री करके इसको जो है साफ मनी दिखाते हैं। ब्लैक मनी क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ब्लैक मनी ऐसा पैसा मनी होता है जिसका सोर्स जो है वो इलीगल सोर्स होता है या फिर सोर्स ऑफ इनकम पता नहीं होता है, ठीक। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपकी। ब्लैक मनी क्या है, उसको धुल दिया, व्हाइट मनी बना दिया। उसके कई सारे तरीके होते हैं और जो है जिसको पकड़ में लाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया गया है, ठीक। ये वाली चीज है। इन दोनों के ही जो निर्देशक जो कि डायरेक्टर्स हैं, उनका जो कार्यकाल है अभी 2 साल होता था, इसको एक्सटेंड करके मैक्सिमम 5 साल कर दिया गया है, ठीक। याद रहेगा, 5 साल कर दिया गया है अध्यादेश लाकर। पहला अध्यादेश कौन सा लाया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021। और दूसरा कौन सा है जो कि सीबीआई से संबंधित है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, ठीक। इन दोनों अध्यादेश को लाकर जो है इनके डायरेक्टर्स को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। 2 साल इन्होंने कहा है कि भैया 2 साल होता है, फिर उसके हर साल जो है आगे जो होगा, ऐसे तीसरे साल में तो एक्सटेंड करके 3 साल मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, ठीक। और मैक्सिमम अगर पूरा कार्यकाल देखा जाए तो ये 5 साल से ज्यादा, कुल मिला के 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद इस ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। तो मैक्सिमम 5 ईयर्स है, ठीक। ये वाली चीज है।
और अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो आपका ये अध्यादेश होता है, ठीक, इससे संबंधित कुछ तथ्य जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये आपको बहुत पढ़ने ढूंढने के बाद मिलेंगे। मैं सारी जो जो भी अपना जो नॉलेज है वो आपके साथ एक साथ यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। ठीक, देखिए ऑर्डिनेंस दो तरीके से होता है। जो प्रेसिडेंट लाते हैं वो आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत लाते हैं, और ये ऑर्डिनेंस की उतनी ही पावर होती है जितनी की पार्लियामेंट की लॉ बनाने की पावर होती है। सो इन दैट वे वी कैन से द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस इस को टर्मिनस, यही सेम लैंग्वेज लिखी हुई है लक्ष्मीकांत में, इस को टर्मिनस विद पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। ठीक, ये लिखा हुआ है। ठीक, उसी तरीके से प्रेसिडेंट के अलावा अगर गवर्नर, स्टेट में तो भाई गवर्नर बना सकता है ऑर्डिनेंस, तो वो जो है 123 की जगह क्या होगा यहाँ पे 213 होगा। ठीक, देखिए बस खाली जो है डिजिट आगे पीछे है, तो इसलिए याद करने में आपको यहाँ पे एक साथ देखेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, और ऑर्डिनेंस जो होता है, जो ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है, ये तब लाया जाता है जब, जैसे अगर पार्लियामेंट की बात करें तो या तो जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों ही नहीं हैं बैठे हुए, या फिर कोई एक भी हाउस नहीं है, अभी वर्क नहीं कर रहा है, सदन में नहीं चल रहा है, तो तब भी प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है कि कोई ऐसा जो है कोई ऐसी स्थिति बनती है जब जरूरी है कि बिना जो है असेंबल होने का वेट किए हुए हम एक कोई लॉ बनाए, तब प्रेसिडेंट यह अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाते हैं। इस ऑर्डिनेंस की जो अवधि होती है वो होती है 6 हफ्ते, जब भी रीअसेंबली हो जाएगी दोनों हाउसेस की। ठीक, जो है पहला हाउस बैठ गया, फिर उसके बाद जो है दूसरा हाउस बैठ जाए 30 दिन के बाद, तो फिर 6 हफ्ते से ज़्यादा इसकी अवधि नहीं होती है। अच्छा, जो दो सेशन होते हैं हाउसेस के, पार्लियामेंट के बैठने की, उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो कितनी हो सकती है 6 महीने, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि भैया ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है, कोई ऑर्डिनेंस आए, लॉ है, तो वो कितने टाइम तक रह सकता है मैक्सिमम, तो 6 महीने प्लस 6 वीक्स। ठीक, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। और एक्ट जो है, जो भी इस अध्यादेश के अंतर्गत जो बनाया गया है, कोई उसके अंतर्गत कोई भी कृत्य किया गया, एक्शन लिया गया है, तो वो वैलिड रहता है ऑर्डिनेंस के लैप्स हो जाने के बाद भी। अच्छा, प्रेसिडेंट ने ये बना दिया, कई बार ऐसा भी कहते हैं कि भैया जल्दबाजी करी, जैसे अभी भी कहा जा रहा है कि भैया असेंबली होने वाली थी लेकिन फिर भी इन्होंने पहले ला दिया, जल्दीबाजी करी, ठीक, लॉ बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जो अध्यादेश ला रहा है, ठीक, उसको जो है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जस्टिसिएबल है। और किस बेसिस पे, अगर प्रेसिडेंट का मैलाफाइड इंटेंशन है, मतलब ठीक नीयत के साथ में बनाया नहीं गया है, कुछ तो दाल में काला है तब। ठीक, तो ये चीज जो है किसमें बताई गई, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर केस में बताया कि हाँ, न्यायिक समीक्षा हो सकती है मैलाफाइड इंटेंशन अगर है, और क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, तो न्यायिक जो समीक्षा है उसको आप हटा नहीं सकते। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर किस में लाया गया था, केशवानंद भारती केस में लाया गया था। ठीक, अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि भैया कई सारे ऑर्डिनेंस आते हैं और फिर जो है उनको बार बार रीप्रमोलगेट कर दिया जाता है, मतलब उस पर डिस्कशन कुछ ना हो सदन में, खाली जो है फिर से उसको बढ़ाते रहो, जब ये खत्म होने लगे फिर उसको ले आओ, फिर तो उसको बोलते हैं रीप्रमोलगेशन। तो डीसी वाधवा केस में ये भी कहा गया था रीप्रमोलगेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, कई सारे मैंने यहाँ पे फैक्ट्स आपको बताए, पॉलिटी संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अगर कभी क्वेश्चन आएगा ऑर्डिनेंस संबंधित तो इसके बाहर नहीं आएगा, ये श्योरिटी है। ठीक, तो अच्छे से सुनो, पढ़ो, और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे डिस्कशन करके कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज का जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी संबंधित। यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है ग्रामीण की, जिसमें कि ये कहा गया कि जितने भी गरीब लोग हैं रूरल एरियाज में, उन सबको पक्का मकान देना है, और इसके लिए जो है जो भी गरीब है उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी यहाँ पर 1.47 लाख बेनिफिशियरी जो त्रिपुरा में है, उनको पहला इंस्टॉलमेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत
ट्रांसफर किया है 700 करोड़ रुपया करीबन। ठीक, अब अच्छा त्रिपुरा में क्या है कि वहाँ के जो कच्चे घर होते हैं तो उनकी परिभाषा में कुछ चेंजेस किए गए ताकि ज़्यादा लोगों के घर जो है वो आपके जो है कच्चे घर की परिभाषा में आ सकें और ज़्यादा लोगों को बड़ी संख्या में पक्के घर के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त की जा सके। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर की गई है इंश्योर, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक, तो संशोधन किया गया आपका जो है कुछ डेफिनीशन में जो है आपके कच्चे घरों में जो त्रिपुरा में, तो यहाँ पे ये चीज़ की गई है। अच्छा, ये चीज़ बताइए, जो पुअर पीपल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको कि घर दिया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है? और अगर कोई जो भी करता है इन दोनों से, तो वो कैसे डिसाइड करता है? कोई डेटा उठाता होगा ना, वो कहाँ से कौन सा डेटा होता है? ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह ये चीज़ पूछी जाती भी है और पूछ भी सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंट संबंधित जीएस पेपर 3 से। कैसर हिंद जो है ये आपकी एक बटरफ्लाई है, आपकी स्वैलो टेल बटरफ्लाई है। ठीक, जिसके मतलब आप इसकी फोटो देखोगे, इसकी पिक्चर, तो काफ़ी जो है बिल्कुल ऐसा लगता है इंडियन फ्लैग की तरीके से है ये। ठीक है, तो उसी की वजह से इसका नाम इसको कैसर हिंद दिया गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई अभी घोषित की गई है। कहाँ की बटरफ्लाई ये घोषित की गई है स्टेट बटरफ्लाई? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अगर सेंसस 2011 में आप देखो तो लीस्ट जनसंख्या घनत्व वाला जो है प्रदेश है, जहाँ पर 17 ही लोग सिर्फ रहते हैं प्रति जो है स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है? कैसर हिंद या फिर स्वैलो टेल बटरफ्लाई। ठीक, यहाँ पे कैबिनेट ने बैठ के यह डिसीजन किया है। अच्छा, ये किया कहाँ गया? ईटानगर में नहीं किया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश की जो है कैपिटल है। ये किया गया पक्के टाइगर रिजर्व में। यहाँ पे ये जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई, यहाँ पे इन्होंने घोषित किया। अच्छा, पक्के का दूसरा नाम क्या है? पखुई टाइगर रिजर्व है। यूपीएससी की आदत है, बाकी स्टेट की भी आदत हो सकती है ये, कि वो जो नाम है दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है या फिर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है पक्के टाइगर रिजर्व 2047 रेगुलेशन भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया कैबिनेट के द्वारा। ठीक, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट एंड रेस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश की बात कही गई है। कि इसमें क्या है आपका कि जलवायु परिवर्तन लचीलापन, यानी कि उससे जलवायु परिवर्तन कैसा भी हो हम उसको जो है झेल सकें। और दूसरा उत्तरदायी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, रेस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा डिक्लेरेशन है? पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन। ठीक, और इसका एम क्या है भैया? एम यही है कि जो कार्बन का एमिशन है, उत्सर्जन है, उसको कम किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को बढ़ाया जाए। ठीक, कैसर हिंद यानी कि टेनोपाल्पस इम्पेरियलिस जो है आपका, इसका लिटरल मीनिंग होता है एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट। इसका जो विंग स्पैन होता है वो 90 से 120 mm होता है, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर। और ये 6 स्टेट्स में पाया जाता है ईस्टर्न हिमालयाज में, और काफ़ी ऊंचाई पे पाए जाते हैं यार, 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पे भी पाए जाते हैं। ये जो बटरफ्लाई है ये आपकी नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और सदर्न चाइना में भी पाई जाती है। आप लोग से क्वेश्चन है कि एशियान की कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो 10 कंट्री, मैंने इसका जो है ट्रिक आप लोग को बता रखा है, ट्रिक जैसा CLMVT। ठीक, बाकी की जो है आप लोग को बतानी है 5 वो कौन सी कंट्री, और इस ट्रिक को वहीं एक पेज बनाइए, उस पर लिखते हैं ताकि आखिरी वक्त में आप वाले पेज में कम समय में आप जो है रिवीजन कर सके। यही होता है स्मार्ट वर्क। ठीक, हार्ड वर्क के बाद जो है स्मार्ट वर्क आता है, कम समय होता है तब बहुत कम आती है। कैसर हिंद जो है इसको शेड्यूल 2 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन इसको हंट किया जाता है बटरफ्लाई कलेक्टर्स के लिए। ठीक, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के जो पार्ट 2 के जानवर हैं, मैमल्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक, इसी साथ साथ ये बताइए कि कौन सा ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें वर्मिन जो है घोषित किए जाते हैं जानवर। ठीक,
तो ये वाली चीज़ आप लोग को बतानी है। कुछ जो क्वेश्चन है मेरे बताते हैं ना, और जो होमवर्क मैं देता हूँ उसको भी लिख के जो है आप लोग को करना चाहिए डिस्कशन ग्रुप में जुड़कर। अच्छा बताइए, कैसर हिंद अगर हिस्ट्री के संदर्भ में पूछा जाए तो किसको टाइटल दिया गया था? और टाइटल से मुझे याद आया, कल आर्टिकल नंबर मैंने आप लोग को 18 से संबंधित पूछा था कि इसको आप लोग को घर पे पढ़ना है, किसने किसने पढ़ा है। मैंने इसका जो है आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा जरूर बताइएगा। और जो मैं होमवर्क देता आ रहा हूँ ना, वो करते रहो यार। रोज सिलेबस किस तरीके से आपका कितनी आसानी तरीके से आपका जो है पूरा हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, मजे मजे में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और ये इंटरलिंकिंग का यही एक सबसे बड़ी खासियत है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी इशू से। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 46 कैडर ने कहा भैया हमें बंदूक अब नहीं चलानी, बंदूक हम जो है छोड़ रहे हैं और हम मेन स्ट्रीम मुख्यधारा में आना चाहते हैं। और ये जो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इनके जो 46 लोग थे, कैडर थे DNLA के, उन्होंने बंदूक जो है त्याग दी, सरेंडर कर दिया। आसाम में है ये दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, और वो मुख्यधारा में आना चाहते हैं। ठीक, ये अभी दीमा जो DNLA है, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये 2019 में ही जो है बना था। ये वाला संगठन इंसर्जेंट ग्रुप था, ये आपका विद्रोही समूह था। और ये एक अलग दिमासा नेशन बनाना चाहता था, राष्ट्र, एक अलग राष्ट्र। यहाँ पे देखिए रीजनलिज्म या फिर क्षेत्रवाद की बात नहीं हो रही है, अलग राष्ट्र की बात हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा? सेपरेटिज्म, यानी कि अलगाववादी चीज इसको बोला जाएगा। ठीक, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे खैर इन्होंने 2019 में था, लेकिन फिर और इन्होंने कहा था कि हम स्ट्रगल करेंगे, नेशनल स्ट्रगल करेंगे, लिबरेट करेंगे, संप्रभुता और जो है स्वतंत्रता लाएंगे दिमासा नेशन की। खैर जो है इन्होंने अब जो है अपना त्याग दिया है, इनके लीडर ने भी त्याग दी है बंदूक, और ये सब रास्ते ठीक नहीं है। ठीक, दिमासा कौन होते हैं? दिमासा जो है या फिर कचारीज जो है, ये अर्लीस्ट नोन रूलर्स हैं, सेटलर्स हैं आसाम के, जो कि अब दीमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग, चाचर, होजाई और नागौन डिस्ट्रिक्ट जो है सेंट्रल और सदर्न असम में वहाँ रहते हैं। और साथ ही साथ कई कुछ पार्ट जो है नागालैंड में रहते हैं। अहोम रूल था, आप लोगों को पता होगा। उससे पहले जो है द पावरफुल दिमासा किंग्स थे, जो कि ये बिलीव किया जाता है कि ये डिसेंडेंट वंशज थे कमरूपा किंगडम के। तो कमरूपा पहले हुआ, उसी के वंशज थे दिमासा किंग्स, और उन्हीं के ये लोग हैं दिमासा लोग, जो कि अहोम रूल से पहले थे। ठीक, अहोम रूल से पहले थे, और इन लोगों ने रूल करते थे आसाम में, और सदर्न बैंक जो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर का है वहां तक रूल करते थे 13वीं से 16वीं शताब्दी में। ठीक, और ये जो है इनकी जो कैपिटल होती थी पहले, वो दीमापुर होती थी, जो कि आज का नागालैंड है। और फिर बाद में माईबांग बन गई थी, जो कि आज का नदन जो है नॉर्थ चाचार हिल्स है। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट मिलिटेंसी इन दीमा हसाओ? दीमा हसाओ जो डिस्ट्रिक्ट है, आतंकवाद के बारे में, इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पे जो हिल डिस्ट्रिक्ट है आसाम के, कार्बी एंगलोंग हो गया, दीमा हसाओ हो गया, नॉर्थ चाचर हिल हो गया, अब इसको बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें हिस्ट्री पुरानी रही है, क्योंकि ये ट्राइबल जो यहाँ के लोग हैं, इनका रहन सहन और काफ़ी मतलब किसी के दबाव में नहीं आते हैं, तो अपना अलग एक राष्ट्र बनाने की कोशिश हमेशा टाइम से टाइम करते रहे। 1990 के दशक में वो सारी जगह, और ये अपना एक स्टेटहुड मांगते थे। स्टेटहुड मांग रहे हैं तब तो ठीक है भैया, रीजनलिज्म है। भारत एक बड़ा जो हमारा राज्य स्टेट है, उसके अंदर ही अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मांग रहे हैं, अलग से एक राज्य मांग रहे हैं, रीजनलिज्म में आएगा। लेकिन अगर अलग नेशन मांग रहे हैं तो ये अलगाववादी सेपरेटिज्म में आएंगी, जैसा कि कश्मीर में जो है कभी बोलते हैं लोग कि हमें कश्मीर एक अलग देश चाहिए, राष्ट्र चाहिए, तो उसको जो है उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक, तो ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट जो है आपके 6ठे शेड्यूल में है भारतीय संविधान के, और इसमें जो है आपका नॉर्थ चाचर हिल्स जो है, इसको कौन स्वायत्त जो परिषद है आपका वो चलाता है, कार्बी एंगलोंग जो है उसका ऑटोनोमस काउंसिल इसको चलाते हैं। छठा जो आपका शेड्यूल है, अनुसूची है, वो आपका आज का होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, रीजनल काउंसिल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी चाहिए। कौन कौन से स्टेट आते हैं इसमें, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक, तो ये क्यों आते हैं, क्यों अलग है, पढ़िएगा प्लीज़। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट संबंधित, GS पेपर 3 से। इसमें यह है कि जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली और आसपास का क्षेत्र, वहाँ पे जो वायु प्रदूषण है भयंकर रूप से खराब होता जा रहा है।
ठीक। और ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। ठीक, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि भैया कुछ किया जाए, वायु प्रदूषण बहुत ही खराब हो रहा है। ठीक, बहुत ही खराब स्थिति है वायु की आपका एनसीआर में। ठीक, और यहाँ पे जो स्टेट हैं दिल्ली और आसपास के और कई सारी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने एडवाइस किया कि कंप्लीट हमें रेडीनेस रखनी चाहिए। किसके लिए? इमरजेंसी आपातकालीन उपायों के लिए, जो कि किसके अंतर्गत लिस्ट किए बताए जाते हैं? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत। ठीक, ये जो है आपका एयर पोल्यूशन संबंधित बनाया गया है एक्शन प्लान, जिसके अंतर्गत जो इमरजेंसी मेजर्स हैं उसको लेना पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है दिल्ली में जो है 2 दिन का लॉकडाउन, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर को बोला भी था कि 2 दिन का भैया लॉकडाउन लगाओ, इतनी भयंकर जो है वायु प्रदूषण हो रहा है। एडवर्स एयर क्वालिटी जो हुई है उसके लिए कई सारे रीजन है, उसमें से रीजन ये है एक तो पराली जलाई जा रही है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, स्टबल बर्निंग हो रही है, पैडी स्टबल बर्निंग, व्हीकल से प्रदूषण बहुत हो रहा है, कार और मोटरसाइकिल, इन सबसे। दिवाली के बाद पोल्यूशन बढ़ा है। टेम्परेचर घटने की वजह से क्या होता है, ठंडी हवाएं जो है ये आपका जो है नीचे दाब देती हैं सारा, तो ये प्रदूषण जो है ऊपर जा नहीं पाता और यहीं पे फंस के रह जाता है। टेम्परेचर के जो है में गिराव होने की वजह से भी जो है पोल्यूशन बढ़ा है, और भी कई सारे लोकल फैक्टर्स हैं। और साथ ही साथ एक और फैक्टर उन्होंने बताया कि थार डेजर्ट से अगर आप ऐसे देखोगे, ठीक है, तो थार डेजर्ट से आपका अगर जैसे ऐसे आओगे आप, ठीक, तो थार डेजर्ट से जो आपकी जो है साउथ वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, ऐसे साउथ जहां से विंड आती है उसको नाम वहां से दिया जाता है। तो साउथ वेस्टर्ली यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं चल रही हैं वो भी वहां से डस्ट बहुत बुरी लेते आ रही हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, और जिसकी वजह से PM 2.5 या फिर PM 10 लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक, ये चीज़ है, धूल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 5 एरिया भी इन्होंने बताए हैं जहां पर कि एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। ठीक, और इसके अलावा जो है एरिया में जो है पैडी की स्टबल बर्निंग जो है इंसिडेंट्स देखे गए हैं, पराली जला रहे हैं लोग, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी से भी डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, रोड से भी डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, ओपन एरिया व्हीकल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, भाई इंडस्ट्री भी तो है कई सारी कोयले से जो चलती हैं, ठीक, तो उनकी वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी एनवायरनमेंट संबंधित है, GS पेपर 3 संबंधित है। ग्लासगो एग्रीमेंट अभी हुआ है, COP26, ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। पार्टीज किसके हैं? ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था, 15 में हुआ था, उसकी जो भी पार्टीज हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस जो थी ये आपकी 26वीं थी, ग्लासगो में हुई, इटली में होनी थी लेकिन फिर बाद में ये ग्लासगो में हुई है। अभी अगली कहाँ होगी आप लोग बताइए? मिस्र में होगी, ये बात ठीक है, इजिप्ट में होगी मालूम है, आप लोग को पता है, लेकिन वहां पे भी किस जगह होगी, ठीक, तो ये आप लोग को बताना है। तो COP26 जो है ये आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो होता है उसके अंतर्गत होता है। तो इससे पहले पेरिस से पहले कौन सा था? कोयोटो प्रोटोकॉल था। अब जो है ये आपका पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत काम चल रहा है। इस बार भी ग्लासगो समझौते में भी जो है कोई बिल्कुल ये जो इस साल जो भी जितने भी देश हैं जो पेरिस क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं, अपना कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं, कोई मतलब स्ट्रिक्टली कोई आया नहीं सामने कि मतलब एक समझौता नहीं आ पाया कि सब लोग अपने उत्सर्जन को कम करेंगे, ठीक, और इसको टाल दिया गया है। जो COP27 होगा मिस्र में, इजिप्ट में, वहां पे इसके बारे में देखा जाएगा, ठीक। सभी लोगों ने ये माना कि भैया 1.5 डिग्री तक अगर हम 2100 जब आएगा साल 1.5 डिग्री तक अगर रोकेंगे तो बढ़िया रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग अगर हम इतना रोक लेते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 2 डिग्री की तो सोचना भी नहीं चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसने भी इस बात को जो है पुष्टि करी है इसकी कि 1.5 अगर हम करें तो रोक पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हमें ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ेगा। नेट जीरो वाली वजह से बात चल रही है, कई लोग कह रहे हैं कि नेट जीरो हम करेंगे 2050 तक, तो वो चीज़ें से जो 1.5 डिग्री तक हम नहीं रोक पाएंगे, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका जो इस एग्रीमेंट का नाम है वो है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। लास्ट टाइम पे अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया और चाइना
जो कि जो है कोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है डिपेंडेंट हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। उन्होंने ये कहा कि भैया जो क्लाइमेट ये पैक्ट हो रहा है ग्लासगो, इसका जो फाइनल वर्जन है इसमें उन्होंने कहा कि भैया फेजिंग आउट नहीं होगा कोल के संबंधित, फेजिंग डाउन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भैया 2030 तक जो है पूरा कोल से बिल्कुल छुट्टी पा जाएं और फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी बना पाए, ये हम नहीं कर सकते। आप लोग जो है कर करा के पूरा कार्बन वार्बन जो है एटमॉस्फेयर छोड़ के इंडस्ट्रियलाइज्ड हो के डेवलप्ड हो के अब हम चाहते हो कि हम जो है डेवलप होना, हमारी एक तो जो है यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की जनसांख्यिकी जो है डिविडेंड की आप लाभांश की बात करते हो, तो हम भैया ये नहीं कह सकते कि फेजिंग आउट, हाँ फेज डाउन करेंगे। जैसे भारत कहता है ना कि हम जो है अपना नॉन फॉसिल फ्यूल के जरिए जो है 40% तक, अभी बताऊंगा नए इनके आ गए हैं, इंडिया के नए कमिटमेंट्स आ गए हैं, वो अभी बताऊंगा, नीचे मैंने लिखे हुए हैं पूरे, देखिए यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ लिखी है, ठीक है, बिल्कुल चिंता न करिएगा। तो इसमें कहा है भैया फेज डाउन कर पाएंगे, फेजिंग आउट नहीं होगा। तो ये इंडिया और चाइना ने थोड़ा सा जोर डाला डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से, तो इसको माना गया आखिरी में। ठीक, तो जो 2 हफ्ते ये COP26 समिट चला ग्लासगो में, ये हालांकि 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक रोक पाए, इस पे जो है शॉर्ट रह गया, नहीं इसको कर पाया। और अभी जो है सारी कंट्रीज जो कह रही हैं कि अगले साल जब हम आएंगे COP27 में इजिप्ट में मिलेंगे, तब हम फिर से अपने नेशनल प्लान देखेंगे और फिर उन सबको जोड़ के देखा जाएगा कि भैया ये क्या पूरा कर सकता है, मतलब ये इस एम को कि हम 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है उससे ज़्यादा ना बढ़ पाए ग्लोबल वार्मिंग को, वो अगले साल देखेंगे। ठीक, और कई सारे जो है यही कोल वाली फिर से बात यहाँ पर आ गई है। अच्छा, एक यहाँ पर जो है ये भी बात आई कि भैया $100 बिलियन डॉलर्स की जो बात थी कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे कि वो अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर सकें, टेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकें, इस पैसे का उपयोग कर सकें। ये इस बार भी कुछ पता नहीं चला कि भैया कौन देगा और कब देगा। हालांकि यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि भैया $1 ट्रिलियन की अब जरूरत है, जिस हिसाब से अब जो है स्थिति बन गई है 1.5 करने के लिए। तो भैया 100 बिलियन नहीं दे पा रहे, तो 1 ट्रिलियन कहाँ दे देंगे। फिर भी ये कहा गया, ये यहाँ पे है नहीं, मैंने अलग से पढ़ा है तो आपको बता रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे कहा गया है कि भैया कम से कम इसको डबल तो कर दो, $200 बिलियन डेवलप्ड यानी कि विकसित देश जो है वो विकासशील देशों को दें रिन्यूएबल एनर्जी में, ताकि वो लोग लगा सकें और टेक्नोलॉजी में पैसा और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें। ठीक, ये वाली चीज है। जो आपके पुअर कंट्रीज है, गरीब कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड है, ठीक है, बिल्कुल जो है अति जो है कम जो है विकसित देश हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हुई कि भैया इन्होंने लॉस एंड डैमेज पे कोई बात नहीं करी। लॉस एंड डैमेज का मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन, लॉस एंड डैमेज अगर आप देखा जाए तो ये हुआ है, ये इसको कहते हैं फिनोमेनन को, कि जो डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने खूब जो है कार्बन भर दिया है हमारे यहाँ, उसकी वजह से क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो पुअर कंट्रीज हैं वहां पर सबसे ज़्यादा वो लोग जो है खतरे की स्थिति में आ गए, वनरेबल हो गए हैं, फ्रिक्वेंटली और हार्डर रूप से जो है वहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन रही हैं। ठीक, कुछ यहाँ पे वर्डिंग्स होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे शब्दावली होती है, मिटिगेशन, एडाप्टेशन, लॉस एंड डैमेज। इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया था, उसके लिए मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अभी प्रॉमिस हुआ है नेशंस के द्वारा कि वो अपने यहाँ जो है ग्रीन हाउस गैसेस को कट करेंगे 2030 तक, उसके हिसाब से तो भैया जब तक 2100 आएगा तब तक तो 2.4 सेल्सियस तक बढ़ जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो ये अभी इतना जो है सफिशिएंट नहीं है। ठीक, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट उस पर कि इंडिया के जो पहले INDC थे, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, वो ये थे कि हम 2005 के लेवल से आपका जो है 2030 तक 33 से 35% एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे। एमिशन इंटेंसिटी की बात हो रही है। ठीक, मान लीजिए किसी एक यूनिट एनर्जी बनाने के लिए हमारा कुछ एक एमिशन, जो मान लीजिए एक ही यूनिट का जो है एमिशन होता था, तो अगर मान लीजिए 100 होता था, तो उस 100 में से अगर हम 2030 तक ये करेंगे, 2005 में अगर एक यूनिट एनर्जी बनाने के लिए 100 यूनिट हमारे लग रहे थे
जो है आपका कार्बन निकल रहा था, उत्सर्जन हो रहा था। तो जब हम 2030 तक पहुंचेंगे तो 2005 के लेवल से 33 से 35% कम कर देंगे इसको, आपका 65 से 67% तक ही यूनिट जो है आपके उत्सर्जित होंगे कार्बन की। ये बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गई ना। ये काफी कठिनाई से लोग को कभी हो सकता है यही पूछ ले, ये सब चलता रहेगा तामझाम, तब तक वो कहेगा यूपीएससी अच्छा बेटा ये बताओ एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है। तो अगर आपने ढंग से सुना है मेरी बात तो आप इसको कर ले जाएंगे। दूसरा जो है इंडिया ने कहा था कि नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम कम कर देंगे 40% तक, जो है आपका जो सॉरी नॉन फॉसिल फ्यूल जो है वो बढ़ाएंगे 40% तक 2030 में। ठीक, लेकिन अब जो नया आया है उसमें इसको 50% कर दिया गया है। 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के थ्रू जो है हम अपनी एनर्जी जो है बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, वहीं अपना सोलर, विंड और इन सब के जरिए। और कार्बन सिंक जैसे कि फॉरेस्ट होता है जिसकी कैपेसिटी कहा गया था कि पहले की बढ़ाई जाएगी ताकि 2.5 से लेकर 3 बिलियन तक जो है टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम 2030 तक जो है उसको कैप्चर कर सके, सिक्वेस्ट्रेट कर सके। ठीक, फॉरेस्ट बना के उन सब चीज़ों में। ठीक, तो यहाँ पर जो है कार्बन एमिशन इंटेंसिटी जो ऊपर 33 से 35 था उसको 45 कर दिया गया है। ठीक, कम करेंगे। और साथ ही साथ 50% तक जो है नॉन फॉसिल फ्यूल होगी, अक्षय ऊर्जा होगी। और हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी होगी, कैपेसिटी होगी, उसको हम 500 गीगावाट करने वाले हैं। ये अभी 450 था अभी कुछ टाइम पहले, अब 500 गीगावाट की भारत ने बात कही है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये वाली चीज है। और यहाँ पे देखिए जो कल ये ग्लासगो हुआ है एग्रीमेंट, इसमें ये भी कहा गया है यूरोप के जैसे यूके ने कि हम जो है डिफॉरेस्टेशन को कम करेंगे और जो है आपका फॉरेस्टेशन बढ़ाएंगे। ठीक, ये वाली चीज़ है। अगला जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित जो है टॉपिक है, जीएस पेपर 3 का है। और इसमें है आपका कि नेशनल आपका एरोस्पेस लेबोरेटरी जो बेंगलोर में है उसने बनाया है ड्रोन जिसको नाम है ऑक्टाकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ये ड्रोन है जो कि स्वदेशी है, मीडियम क्लास का है। और इसको जो है इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया ताकि ये रिमोट लोकेशन में जहाँ पे पहुँचना कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है रोड के जरिए, वहाँ पे आसानी से आपातकाल के समय पे अति आवश्यक समय पे जो है आपका एसेंशियल सप्लाई, आवश्यक आपूर्ति को जो है ये पहुंचा सके। ठीक, जैसे कि वैक्सीन और इन सब चीज़ों की बात हो रही है। ये इसमें 8 प्रोपेलर होते हैं। चलिए फोटो देख लीजिए वाला, आपने मूवी देखी होगी ना 3 इडियट्स, जिसमें कि वो जो है आपका बोलता है गिव मी सब सनशाइन, जो तो ये ऐसे ही तो ड्रोन बनाता है, तो वैसे ही कोई ड्रोन यहाँ पर ये इन्होंने बनाया जिसकी जो है कैपेसिटी है कि 15 किलो तक ये उठा सकता है, 40 मिनट तक उड़ सकता है, 500 मीटर तक ऊंचाई तक उड़ सकता है। और इसने पीछे अभी 50 वाइल्स जो हैं कोविड वैक्सीन के एक जगह से दूसरी जगह सिरिंज के साथ में पहुंचाए भी थे आपके चंद्रपुरा से हरागड्डे तक। ठीक, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो यहाँ पर किसने बनाया है? ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक, ड्रोन है ऑक्टाकॉप्टर। ड्रोन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग को पढ़ना चाहिए। रेड जोन क्या होता है, ग्रीन जोन क्या होता है, येलो जोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 संबंधित। देखिए 10 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, 5 टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि जो टॉपिक है वो तो वही है, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन भी तो आप देख रहे हो ना। तो कुल मिला के 40-45 मिनट में आपका जो है मैं करीबन 6-7 घंटे का काम आसान कर रहा हूँ। ठीक, साथ ही साथ हम होमवर्क आपको दे रहा हूँ जिसको जोड़ के अगर आप देखो तो 1.5 घंटे में आपका पूरा जो है 8-9 घंटे का काम 1.5 घंटे में हो जा रहा है। ठीक, तो इसका महत्व समझिए और पढ़ाई करिए साथ में। फिर मत कहिएगा बाद में कि जो है सर आपने प्लान नहीं दिया अलग से। वो देना जरूरी है क्या? बच्चे हो गए यार, ये सब चीज़ें मैं दे रहा हूँ, ये वो भी मिलेगा, ये भी तो आप करो साथ ही साथ। जितना ज़्यादा आप मुझसे करोगे ना, मेहनत करोगे मेरे साथ, उतना ज़्यादा जो है मैं भी मेहनत करूंगा। आप 100% करो, मैं 110% करूंगा। ठीक, अगला जो है वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, पशुपालन जो है आपका डेयरिंग फिशरीज जो है केसीसी कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक, नेशन वाइड कैंपेन है। केसीसी क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड होता है इसके, और ये भी हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा।
जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक, और पशुपालन जो डिपार्टमेंट है, और इसके साथ में डिपार्टमेंट फिशरीज का, फाइनेंशियल सर्विसेज का, इन सब लोग मिलके नेशन वाइड चलाएंगे 15 फरवरी 2022 तक। ठीक, इस कैंपेन का टारगेट यही है कि जो भी फार्मर्स बचे हुए हैं, जो भी मतलब बोवाइन, आपका गोवांश पालन, बकरी, ठीक, पिग्स, पोल्ट्री और अलाइड एक्टिविटीज़ में है, उनको केसीसी दिया जाए ताकि वो लोग सस्ता क्रेडिट लोन ले सकें। ठीक है ना, और किसी जो है सूदखोर के पास जाकर जो है ज़्यादा ब्याज पे जो है ना लें लोन। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर करी जा रही है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड किसान को दिया जाए। किसान खाली खेत वाला नहीं होता है, जो ये गोट पालन और ये सारी चीज़ें वो भी होता है। उनको क्रेडिट मिलेगा, किस पर मिलेगा? एसेट पे मिलेगा। एसेट लैंड भी हो सकती है और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक, और कार्ड है, ये कार्ड बनाया जाएगा, हर फार्मर का बनेगा, आधार से लिंक्ड होगा। ठीक, और इसके थ्रू आपको जो ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा, उसमें अच्छाई ये है कि ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है। मतलब कि अगर 7% लगेगा, अगर आपने जो भी समय अवधि जो है तय करी गई, मान लीजिए 1 साल, उसके अंतर्गत आपने अगर ऋण वापस कर दिया तो आपको 7 नहीं बल्कि 4% ही देना पड़ेगा। बाकी का 3% जो है सरकार एज ए सब्सिडी जो है बैंकों को देती है। ठीक, अगर लेकिन आपने 1 साल में नहीं किया तो आपको पूरा 7% ही लोन देना पड़ेगा, और ये तब भी जो है बहुत कम है। अगर आप अगर उसमें किसी जो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिटर्स होते हैं उनसे पास जाओगे तो ये बहुत ही कम है। ठीक, 4% यार बहुत ही कम है। तो ये चीज़ें हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है वो समझाई मैंने, किसान क्रेडिट कार्ड का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, और क्या चाहिए इतनी आसान भाषा में। ठीक, तो इसी के साथ में आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। 16 नवंबर का था, डेली ये आएगा, और 6 बजे की मैंने पोल करवाया था, 6 बजे लोग कह रहे हैं 6 बजे ही आने की यहाँ पर रोज जो है मेरे द्वारा चेष्टा की जाएगी। ठीक, और ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब कराकर। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।